अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपके मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, दुनिया की दो सुपर पावर के सुदूर की सर्द जंग के बाद आज एक अहम मुलाकात हुई है। ताइवान के इशू पर बढ़ती कशीदगी और सदर जो बाइडन के ओहदा संभालने के बाद ये पहली बिलमुशाफा मुलाकात हुई है। ये दोनों रहनुमा, पहले इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, एक हैं अमेरिकी सदर और दूसरे हैं चीनी सदर। इन दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया है कि एटमी हथियार कभी भी कहीं भी इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। बाहमी इख्तलाफात को दूर करना आलमी इस्तेहकाम के लिए बेहद ज़रूरी है। दोनों मुल्क मुश्तरका जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इख्तलाफात पर काबू के साथ मुसाबकती दौड़ को मुतनाज़ बनाने से रोक सकते हैं। सदर शी ने अपने अमरीकी हममनसब को बताया कि दुनिया हमसे ये तवक्को करती है कि चीन और अमरीका ताल्लुकात को सही तरीके से संभालेंगे। सदर जो बाइडन ने राबितों की बहाली के अज़्म का अयादा किया। ये भी बावर कराया कि दोनों मुल्क मिलकर आलमी मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं। नाज़रीन, अभी कुछ देर पहले वाइट हाउस की जानिब से एक बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया कि दोनों सदूर ने यूक्रेन जंग में एटमी हथियारों के इस्तेमाल या इस्तेमाल की धमकी के खिलाफ अपनी पोजीशन को वाज़ेह किया है। सदर बाइडन ने चीन की जानिब से ताइवान के खिलाफ बढ़ते हुए जारहाना इक़दामात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने रखे हैं। नाज़रीन, अमेरिका और चीन में बढ़ती सर्द जंग के बाद दो बड़ों की मुलाकात से क्या ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे? आलमी सतह पर इस मुलाकात को किस तनाजुर में देखा जा रहा है? ये मुलाकात किस कदर अहमियत की हामिल है, ख़ास तौर पर इस पूरे खित्ते को लेकर? इस पर हमारे पास आज एक रिपोर्ट मौजूद है। खुसूसी रिपोर्ट पहले आपको दिखाएंगे, फिर मेरे साथ हमारे तज्ज़ियाकार हुमायूं खान साहब मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। दुनिया की 20 बड़ी मईशतों का 2 रोजा सरबराही इजलास इंडोनेशिया के शहर बाली में हो रहा है। इस इजलास की साइड लाइन पर अमरीकी सदर जो बाइडन और सदर शी जिनपिंग के दरमियान वन-ऑन-वन मुलाकात हुई। दोनों सदूर ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। इस दौरान सदर जो बाइडन ने कहा कि सुपर पावर्स की जिम्मेदारी है कि दुनिया को दिखाएं कि वो अपने इख्तलाफात को संभाल सकते हैं और आपस के मुकाबले को तनाज़े में तब्दील होने से रोक सकते हैं। आलमी खबर रसाई इदारे AFP के मुताबिक अमरीका और चीन की क़यादत ने इस बात पर इत्तफाक किया कि बाहमी इख्तलाफ को दूर करना आलमी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। दोनों सदूर ने यूक्रेन जंग में एटमी हथियारों के इस्तेमाल या इस्तेमाल की धमकी के खिलाफ अपनी पोजीशन को वाज़ेह किया। एटमी जंग कभी भी नहीं होनी चाहिए और न ही इसे जीता जाना चाहिए। व्हाइट हाउस के बयान के मुताबिक सदर बाइडन ने चीन की जानिब से ताइवान के खिलाफ बढ़ते हुए जारहाना इक़दामात का मामला उठाया। सदर शी जिनपिंग को बताया कि दुनिया को शुमाली कोरिया की हौसला अफजाई करनी चाहिए कि वो जिम्मेदाराना तरफे अमल अपनाएं। दूसरी जानिब चीन मीडिया ने रिपोर्ट किया कि सदर शी जिनपिंग ने मुलाकात में अमरीकी हममनसब को आगाह किया, हमें यूक्रेन के हालात पर सख्त तशवीश है। चीनी हुकाम यूक्रेन और रूस के दरमियान बातचीत की बहाली के न सिर्फ मुंतजिर हैं बल्कि इसकी हिमायत भी करते हैं। उम्मीद है अमेरिका वन चाइना पॉलिसी की पासदारी करते हुए अपने अल्फाज को अमली जामा पहनाएगा। चीन अमेरिका के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए अपने अमेरिकी हममनसब के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। सदर जो बाइडन का कहना था कि अमेरिका चीन के साथ भरपूर मुकाबला जारी रखेगा, लेकिन ये मुकाबला हरगिज तनाज़े में तब्दील नहीं होना चाहिए। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी के दौरे ताइवान के मौके पर दोनों मुल्कों में कशीदगी में इजाफा हुआ था। दोनों सदूर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते भी हुए जिसमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात एक दूसरे के सामने रखे गए, लेकिन इसके बावजूद दोनों जानिब से मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं दिखाई गई। अब उम्मीद की जा रही है कि दोनों मुल्कों के सिफारती ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। उम्मीद की जा रही है जी कि ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, लेकिन रॉयटर्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो मुलाकात है वो कुछ अच्छे नोट्स पे ख़त्म नहीं हुई है, खुशगवार माहौल पर ख़त्म नहीं हुई है। मज़ीद जान लेते हैं हुमायूं खान साहब से, सीनियर तज्ज़ियाकार मेरे प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। वीडियो लिंक पर उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हुमायूं साहब, बैनुल-अक़वामी मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है? हमने कुछ चीज़ें इस पैकेज के अंदर भी शामिल की हैं, लेकिन अभी जो रॉयटर्स के हवाले से दावा किया जा रहा है, ज़ाहिर है रॉयटर्स कोई छोटा इदारा तो है नहीं, बहुत मुस्तनद उसकी खबरें होती हैं, जो चीज़ें सामने आती हैं। अभी ये रिपोर्ट किया जा रहा है रॉयटर्स ज़राए से ही कि ये मुलाकात जो है ये कुछ अच्छे माहौल में हुई नहीं है, ना ही अच्छे माहौल में ख़त्म हुई है। जी मेरा ख्याल है ये थोड़ा कबल अज़ वक्त होगा कि हम इस तरह इस मीटिंग को बिल्कुल रूल आउट कर दें। ये अच्छी नहीं थी, ये बहुत बुरी थी। ये देखना चाहिए कि दो वर्ल्ड सुपर पावर्स जो हैं
پہلی دفعہ کووڈ کے بعد اب اس وقت جب پریزیڈنٹ شی جن پنگ تیسری دفعہ صدر منتخب ہوئے، اس وقت وہ چائنا کے دی موسٹ پاورفل لیڈر کے طور پہ ابھرے ہیں آفٹر چیئرمین ماؤ. اور دوسری سائڈ پہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہے اپنے مڈ ٹرم الیکشن کے بعد، جس میں موسٹ لائکلی شاید ہاؤس جو ہے کانگریس تو ان کے پاس آ گیا ہے، سینٹ کا جو ہے وہ شاید ابھی 15-20 دن یا مہینے تک ہمیں پتہ چلے کہ کس سائڈ پہ جائے گا. تو یہ ایک بڑا اہم موڑ تھا جس میں دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتیں آپس میں ملی ہیں، اور ان کے تعلقات پچھلے چند مہینوں نہیں بلکہ چند سالوں سے ناخوشگوار تھے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دورہ حکومت میں اور اس کے بعد جیسے پریزیڈنٹ بائیڈن آئے تو ایک ٹریڈ وار کا سلسلہ چل رہا تھا، اور پھر اگست جو اس سال کا تھا جس میں ان کی اسپیکر آف دا ہاؤس جو ہیں وہ تائیوان گئی اور تعلقات اور خراب ہوئے. اس کے بعد پہ در پہ جو ہے مختلف قسم کے جو وزٹس ہوئے ان کی کانگریشنل کمیٹیز کی طرف سے، ممبرز آف پارلیمنٹ کی طرف سے اور سینٹ کی طرف سے. تو اس کے بعد پہلی دفعہ شی جن پنگ کا 1-to-1 ملاقات کرنا، اور وہ بھی 3 گھنٹے کے قریب، 3 گھنٹے سے کچھ زائد ہوئی. اس میں بہت ساری باتیں ڈسکس ہوئی، اور اس ڈسکشن کے بعد دونوں سائڈوں کی طرف سے کچھ ہینڈ آؤٹس آئے، میڈیا کو دیے گئے. اس میں کافی ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ شاید ہمیں اختلاف نظر آتا ہے، پرٹیکولرلی جو ابھی آپ کی رپورٹ کے اندر بھی تھا اور جس طرح ابھی رائٹرز کا بھی آپ ذکر کر رہی ہیں. تو یوکرین کے معاملے میں جو ہے امریکی صدر کی طرف سے، جو وائٹ ہاؤس کی طرف سے اعلامیہ جاری ہوا، اس میں کہا گیا کہ دونوں صدور نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ نیوکلیر ویپن کا استعمال جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو ہم نے دیکھا چائنیز فارن منسٹری کی طرف سے جو 1600 ورڈز کا ایک ہینڈ آؤٹ میڈیا کو دیا گیا، اس میں چینی صدر نے کہا کہ وہ ہائیلی کنسرنڈ ہے کرنٹ سچویشن جو یوکرین کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ امن کی سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملات عمل سے حل ہوں. اس میں جو میڈیا کو ہینڈ آؤٹ دیا گیا ہے اس میں نیوکلیر ویپن کا، جوائنٹ اپوزیشن کا، یہ تھریٹ آف یوز آف نیوکلیر ویپن کا کہیں ذکر نہیں. تو یہ ایک ڈفرنس آف اوپینین ہے. اور تائیوان کے معاملے کے اوپر بھی اس طرح کی گفتگو ہوئی جس میں چائنیز صدر نے جو ہے ان کا ہینڈ آؤٹ تھا، اس میں انہوں نے بتا دیا کہ ہم نے اپنا موقف جو ہے وہ بالکل ظاہر کر دیا ہے کہ یہ تائیوان کا جو کوشچن ہے یہ کور انٹرسٹ ہے چائنا کے، اور یہ کسی بھی اور یہ انٹرسٹ ہے، اور یہ جو تائیوان کا معاملہ ہے یہ یونائٹڈ اسٹیٹ کا جو پولیٹیکل فاؤنڈیشن ہے یو ایس چائنا ریلیشن شپ کی، اس کے اوپر بیس کرتا ہے، جو کہ ون چائنا پالیسی کے اوپر بلیو کرتا ہے، اور اسی کی بیسس سے یو ایس کا اور چائنا کا ریلیشن شپ سٹارٹ ہوا تھا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے ہمیں ڈفرنس آف اوپینین نظر آیا. لیکن میرا خیال ہے چائنا نے اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے، ان کی حکومت نے پچھلے چند مہینوں میں بہت حد تک واضح کر دیا گیا تھا کہ یہ ان کی ریڈ لائن ہے، اس کو نہ کراس کیا جائے. اور اس کے ساتھ ہم نے یو ایس کی طرف سے بھی دیکھا کہ اس قسم کے معاملات ہمیں لگ رہے تھے جس میں وہ اپنے الیکشن سے پہلے کے جو پوسچر تھا اس میں تھوڑے سے اگریسو نظر آنے کی کوشش کر رہے تھے. ہیونگ سیڈ دیٹ، ان دونوں باتوں کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ اس دفعہ 3 گھنٹے کی یہ ملاقات ہونا بہت اہمیت کا حامل ہے. دنیا کے دو طاقتور ترین جو صدور ہیں ان کا اس طرح مل کے اور بہت ساری باتوں پہ اتفاق بھی ہونا، پرٹیکولرلی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اگر ہم کہیں تو اس میں جو ان کی کمٹمنٹس ہیں دونوں نے مل کے جو ہے اس کے اوپر جو ہے شرم الشیخ کے اوپر بھی اپنا جو اظہار کیا. اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایک کنسنسس کے طور پہ کوپ 27 کا ڈاکیومنٹ ہوگا. پھر سپلائی چین کے اوپر بات ہوئی، پھر جو ہے جو بڑھتی ہوئی اشیاء خورد و نوش کی جو ہے قیمتیں پوری دنیا میں اس کے اوپر ہوئی. پھر چائنا نے بیسیکلی ایک تھوڑا سا جو اپنی طرف سے اگریسو کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کا جو ان کا سسٹم آف گورننس ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی، اور کہا کہ امریکہ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ تعلقات کو ڈیموکریسی ورسز اتھارٹیرینزم نہ کہے بلکہ یہ چائنیز اسٹائل آف ڈیموکریسی ہے. تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں ایک دوسرے نے واضح کرنے کی کوشش کی، اور یہ ایک بہت بڑی اچھی شروعات ہے. اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا تیسری دفعہ صدر بن کے اتنے اگریسو طریقے سے اپنی جو ڈپلومیسی ہے اس کا اظہار کرنا، یہ بھی ایک بڑی خوشائن بات. اور پھر پریزیڈنٹ بائیڈن کا جو ہے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے ساتھ رابطے رکھنا، اور اس کے بعد جو ان دونوں نے اعادہ کیا کہ جو ان کے گروپس ہیں، ڈفرنٹ گروپس ہیں کمیونیکیشن کے یا چینلز اس کے ہیں، اس کے تھرو انہوں نے رابطے آئندہ رکھنا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹنی بلنکن جو ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں چین کا دورہ کریں گے. تو میرا خیال ہے یہ ایک خوشائن ملاقات ہے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ معاملات کیا طے پاتے ہیں. اچھا ہمایوں صاحب، ہم یہ جانتے ہیں کہ جو مڈ ٹرم الیکشنز ہوئے ہیں ان کے گو کہ ابھی حتمی جو ریزلٹس ہیں وہ نہیں آئے ہیں، لیکن جو ریزلٹس ابھی تک ہمارے سامنے ہیں وہ بائیڈن کی، ان کی پارٹی کی کامیابی کو شو کر رہے ہیں. اس الیکشن سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ کہیں نہ کہیں چین کو بڑے سخت پیغامات دیے گئے، چپس کی فراہمی روکی گئی، تجارت متاثر ہوئی، اور بڑے سارے دوسرا ایک معاملہ ہمارے سامنے آیا تائیوان کا، وہ بھی کافی بگڑا. لیکن اس کو وجہ قرار دیا گیا کہ کہیں نہ کہیں اس کی وجہ جو ہے مڈ ٹرم الیکشنز ہیں. اب جب یہ الیکشنز ہو چکے ہیں، نتائج بھی
بھی کہیں نہ کہیں بائیڈن کے حق میں ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی چائنا سے کچھ تعلقات بہتر ہوں گے امریکہ کے؟ دیکھیں وہ تو جو ان کی پوسچرنگ تھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی، وہ ایک پولیٹیکل پوسچرنگ تھی اور اس میں انہوں نے ہاں جی۔ کنٹینیو کیا. اگر آپ ان کا نیشنل سیکورٹی کا جو ڈاکومنٹ دیکھیں انہوں نے دیا، کوڈرینل ڈیفنس ریویو جو ان کا آتا ہے، نیوکلیر پوسچر ریویو، یو ایس کے اس طرح کے کافی سارے پیپرز آتے ہیں جس میں انہوں نے واضح طور پہ جو ہے اپنا جو کمپٹیشن ہے انڈو پیسفک کے اندر اور پھر دنیا کے اندر جو ہے وہ چین کو جو ہے انہوں نے چوز کر لیا ایک ایسا کمپیٹیٹر. تو اس صورتحال میں ہمیں جو ہے یہ ازیوم کر لینا چاہیے کہ الیکشن ہوں یا نہ ہوں، اس کے باوجود جو ہے اب آئندہ آنے والے دنوں میں کل یا پرسوں شاید کانگریس کی طرف سے جو ریپبلکن پارٹی انہوں نے اپنا پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ دوبارہ نامینیٹ کر دینا، تو یہ ریس پھر شروع ہو جائے گی کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں اگلا جو ہے صدر کون ہوگا اور اس کے چین کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے. تو ہم نے جو اوور آل ان کا اکنامک سسٹم دیکھا ہے، جو ان کی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس دیکھا ہے، اس میں چین کو انہوں نے فار سم ریزن انفارچونیٹلی اپنا ایک حریف جو ہے تصور کر لیا، اور اب ان کی پالیسیز اسی طرح رہیں گی. اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہے گا، ڈفرنٹ جو صدور ہوں گے وہ کوشش کریں گے کہ تعلقات کو ایٹ لیسٹ سمبولکلی بہتر کریں، لیکن ان کی جو پالیسیز پینٹاگن کی ہوتی ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہوتی ہے، ٹریجری برانچز ظاہر کی وہ ہوتی ہے، پریزیڈنٹ کے چینج ہونے سے چینج نہیں ہو رہی ہوتی ہے. اچھا ایک اور نہیں چیز ہوتی. ہمایوں صاحب جو اسی سے جڑی ہے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. G20 ممالک کا اجلاس جو ہو رہا ہے، یہ اجلاس بڑا اہم ہے، ہمیں اس پر بھی آپ سے بات کرنی تھی. ہم جانتے ہیں کہ اجلاس میں روس کی نمائندگی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کر رہے ہیں. معاملہ کیا ہے روس کا اس وقت یوکرین کے ساتھ، وہ بھی ہم سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. مغرب پر یہ الزام لگا رہے ہیں لاروف اس وقت کہ وہ دنیا کے اس اہم حصے میں چینی اور روسی مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے جنوب مشرقی ایشیا کو عسکری شکل دے رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ماسکو کے یہ تحفظات درست ہیں، ان کو تسلیم کیا جائے گا اور پھر اس کے ختم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے گا، یا نہیں اس کو اگنور کر دیا جائے گا اسے اتنے بڑے الزام کو؟ میرا خیال ہے جو ان کے رشین فارن منسٹر ہیں سرجی لاروف، انہوں نے ایک دن پہلے جو ہے کہا کہ ویسٹ پورا، اور پرٹیکولرلی ان کا اشارہ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف تھا کہ وہ ملٹرائزنگ کر رہا ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی. اور اس میں ان کا اشارہ نہیں بلکہ انہوں نے کھلے لفظوں میں کہا کہ وہ روس اور چائنا کے انٹرسٹ کو جو ہے کنفنٹریشن کے طور پہ لے رہا ہے، اور یہ جو ہے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. تو اب ہمیں اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ روس پچھلے جو ہے چند مہینوں سے 6 مہینے بلکہ اس سے بھی زائد ہو چکے ہیں یوکرین کی جنگ کے اندر جو ہے وہ ہے، اور پوری دنیا کے جو ممالک ہیں کچھ ابسٹین کرتے ہیں، کچھ کہتے نہیں، لیکن جو انٹرنیشنل لا یا جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں اس کی اوبلیگیشنز نہیں ہو رہی، تو اس کے مطابق ان پہ بہت زیادہ پریشر ہے. جب جنگ شروع ہوئی تھی تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید بہت جلدی ختم ہو جائے گی، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو لمبا جو ہے وہ پھیلتی چلی سلسلہ گئی. چلا. تو اس میں جو ہے رشین فارن منسٹر کا اس طرح بیان دے دینا اور پھر اس کو یہ ازیوم کر لینا کہ حالات شاید چینج ہو، میرا خیال ہے نہیں ہوں گے، کیونکہ ویسٹ پرٹیکولرلی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اس کے جتنے الائز ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے یوکرین کی ہر حالت میں حمایت کرنی، اور اس کو رشیا جو ہے ایز اے تھریٹ ازیوم کر رہا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کانفلکٹ پرو لانگ، یہ جنگ پرو لانگ اس صورت میں ہو رہی ہے کہ امریکہ اس کے اندر جو ہے نا اپنے انٹرسٹ شو کر رہا ہے. میں خیال ہے ان کی اسٹیٹمنٹ کو ہم ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ کے طور پہ ہی دیکھیں گے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، رشیا اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتا رہے گا. ٹھیک ہے، اس قسم کے سٹیٹمنٹ سامنے آتے رہیں گے، اور یہ معاملہ جو ہے ابھی آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے سنبھلنے میں نہیں آئے گا بہت جلد جس طرح سے توقع کی جائے تھی. ایک اور چیز، یہ جو G20 اجلاس ہی ہو رہا ہے اسی بارے میں، اس میں بہت سارے عالمی تنازعات جو ہیں ظاہر ہے وہ ڈسکس کیے جا رہے ہوں گے، روس اور یوکرین کا معاملہ بھی ڈسکس ہوگا، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں موسمیاتی تبدیلیوں کا جو معاملہ ہے وہ اس سے پہلے بھی جو بڑے اجلاس ہوئے ہیں، جو بڑی بیٹھکیں ہوئی ہیں بڑے ممالک کی، اس طرح سے ڈسکس ہوا نہیں ہے جس طرح سے ڈسکس ہونا چاہیے ہے؟ کہیں نہ کہیں یہ معاملہ اگنور ہوا ہے. تو ابھی G20 سے بھی زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ موسمیاتی تبدیلیوں پر زیادہ بات ہوگی؟ دیکھیں اس پہ ڈیفینیٹلی جو ہے کلائمیٹ جو ہے ایک بہت بڑا حصہ ہے. یہ بیسیکلی اکانومیز کو سٹیبل کرنے کا، جو پولیٹیسائزیشن آف اکانومیز ہو رہی ہیں ان کو سٹیبل کرنے کے لیے، جب یہ سمٹ ہوتا ہی اس لیے 1999 سے یہ شروع ہوا، اور یہ جو دنیا کی بڑی اکانومیز ہے مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ کسی طرح جو ہے دنیا کا جو اکنامک آرڈر ہے اس کو سیٹ کیا جائے. اور کلائمیٹ چینج اب ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے جو کہ شاید دنیا کے تمام مسئلوں سے اب اوپر ہو چکا ہے. جس طرح آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور جس طرح ضروریات فصل فیول کی بڑھتی جا رہی ہیں، تو جب تک ہم گرینر اکانومی یا گرینر ٹیکنالوجی کی طرف نہیں جائیں گے تو یہ معاملہ رہے گا. G20 ایک بہت بہت بڑا ایک ایسا وہ
ऑर्गेनाइजेशन समझ लें या एक मैकेनिज्म समझ लें जिसमें ये गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन इससे भी बड़ी गुफ्तगू COP27 है, जो कि 195 से ज्यादा ममालिक उसमें, और ये G20 के सारे ममालिक उसके अंदर हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें शायद पॉलिटिक्स को ज्यादा तवज्जो मिलेगी G20 के समिट में, और क्लाइमेट चेंज को इसमें नहीं मिलेगी। लेकिन अल्टरनेटिवली COP27 इज स्टिल ऑन गोइंग, उसमें भी तकरीबन तमाम जो है बड़े सदूर और हेड ऑफ स्टेट्स आए हैं, कुछ को छोड़ के, कुछ ने रिप्रेजेंटेशन उससे की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी पाकिस्तान का मामला बड़े एहसन अंदाज में वहाँ पर उठाया है। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और ये जो दो बड़ों की एक बड़ी बैठक हुई है उस पर बात कर रहे थे, और साथ ही साथ जो दीगर G20 ममालिक का जो इजलास हो रहा है उस हवाले से भी हमें आगाह कर रहे थे और अपना तजिया शेयर कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सर। अभी हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, और ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो है, ये बड़ी खबर जो है, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर ये है। खबर ये है, बताना हमें आपको यह है कि पाकिस्तान को बरतानिया ने हाई रिस्क ममालिक की जो फहरिस्त थी उस फहरिस्त से खारिज कर दिया है। जी हाँ, बरतानिया ने पाकिस्तान को हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से खारिज कर दिया है। बरतानिया ने फैटफ एक्शन प्लान की जल्द तकमील पर पाकिस्तान को हाई रिस्क मुल्कों की फहरिस्त से खारिज किया। ये बात कही जा रही है बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से, वजीर खारिजा की जानिब से। पाकिस्तान के वजीर खारिजा ने बरतानिया के खारिजा और दौलत मुश्तरका दफ्तर का जारी करदा एलामिया ट्वीट किया है। ये वो ट्वीट है जो बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से की गई है। सम गुड न्यूज़, द यूनाइटेड किंगडम हैज ऑफिशियली रिमूव्ड पाकिस्तान फ्रॉम दैट हिट लिस्ट, फ्रॉम दैट हाई रिस्क लिस्ट। और अभी पाकिस्तान इसके साथ ही आपको बताएं कि इस लिस्ट से निकल चुका है। जो हाई रिस्क ममालिक की एक लिस्ट थी उससे पाकिस्तान को निकाल दिया गया है, और ऐसा किया गया है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान ने फैटफ एक्शन प्लान की जल्द तकमील के लिए बहुत सारे इकदाम किए हैं, और उन्हीं इकदामात को सराहने के लिए ये कदम उठाया गया है। हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से पाकिस्तान का नाम खारिज कर दिया गया है। ट्वीट जो किया गया है वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान की बड़ी कोशिश रही है कि फैटफ एक्शन प्लान जो है उस पर जितने उसके निकात हैं उन पर अमल दरामद किया जाए, ऐसा अंदाज से किया जाए। और अब हम ये देख रहे हैं कि जो ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद पाकिस्तान को जो हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त थी उससे भी बरतानिया ने निकाल दिया है। अच्छा, इससे होता क्या है नाज़रीन, जब इस तरह की कोई खबर आती है, जो भी मुल्क इस तरह की किसी फहरिस्त के अंदर मौजूद होता है, वहाँ कोई भी शख्स अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कोई बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो उस कंपनी को पहले बता दिया जाता है कि अगर आप इस मुल्क का रुख कर रहे हैं तो ये मुल्क जो है हमारी इस लिस्ट के अंदर शामिल है, यहाँ जाकर सरमायाकारी करना आपके लिए रिस्की हो सकता है। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए ये अच्छी खबर बिलावल भुट्टो जरदारी ने शेयर की है अपने इस ट्वीट के जरिए, जिसमें वो बता रहे हैं कि बरतानिया ने पाकिस्तान को हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर जी, लेकिन अब हम रुख करने जा रहे हैं एक ऐसी जगह का जहां से कुछ अच्छी खबर नहीं आई। मैं बात कर रही हूं तुर्किया के शहर इस्तांबुल की, जहां धमाके के मरकजी किरदार शामी नयाद कुर्द लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है, और इस्तांबुल के मशहूर बाजार इस्तकलाल स्ट्रीट पर एक रोज़ कबल होने वाले धमाके में 6 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात आई थी। नाज़रीन, ये जो वाक़या था इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, इसमें 53 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। तुर्किया की वजारत दाखिला ने इस धमाके का जिम्मेदार कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और शाम की कुर्द डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी को करार दिया है। ताहम अभी तक किसी ग्रुप ने इस धमाके की जिम्मेदारी खुद से कबूल नहीं की है, ये सिर्फ जो तुर्किया की हुकूमत है उसकी जानिब से कहा जा रहा है। नाज़रीन, कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी तुर्क कुर्दों पर मुश्तमिल एक अलहदगी पसंद ग्रुप है, जिन्होंने 1984 में तुर्की में तशद्दुद की मुहिम शुरू की थी। इस पार्टी के क़याम का जो असल मकसद था वो जनूब मशरक़ी तुर्किया में एक आज़ाद कुर्द रियासत का क़याम था। कई सालों की दहशतगर्द कार्रवाइयों में 45,000 हलाकतों के बाद 2013 में वर्कर्स पार्टी ने मुसल्ह बगावत के इख्तिताम का ऐलान किया, और ये बागी कुर्द शाम और इराक मुंतकिल हो गए, जहां कुर्दों की बड़ी आबादी पहले से ही थी। PKK नामी तंजीम को परवान चढ़ाने में शाम का भी बहुत किरदार रहा है। इसीलिए तुर्किया न सिर्फ कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी बल्कि उसकी इल्हाक शुदा शामी डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी को भी अपनी सलामती के लिए हमेशा से खतरा करार देता चला आया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिका इन्हीं अस्करियत पसंदों को हथियार फराहम करता रहा है, और यही वजह है कि तुर्किया की जानिब से अमेरिका की बॉम्ब धमाके पर की गई ताज़ियत को भी मुस्तरद कर दिया गया है। लेकिन क्या वजह है कि आलमी सतह पर दहशतगर्द करार दिए जाने के बावजूद अमेरिका इन ग्रुपों को सपोर्ट कर रहा है, और इस पार्टी के इनखिला के बाद भी तुर्किया में अस्करियत पसंदी का सिलसिला कैसे जारी रखा गया? ये सारी चीज़ें पहले एक रिपोर्ट में देखिए, फिर इस वक्त इस्तांबुल में सूरत हाल क्या है, इस धमाके में कितना और नुकसान हुआ है, ये सारी डिटेल्स हम लेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद होंगी, उनसे पहले रिपोर्ट देखिए।
ترکیہ میں اتوار کو ہونے والے بم دھماکے کے مرکزی کردار شامی نژاد کرد لڑکی احلام البشیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق استنبول پولیس نے استقلال ایونیو میں ہونے والے بم دھماکے کے مرکزی کردار کو سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے پکڑا۔ ملزمہ کی شناخت 23 سالہ احلام البشیر کے نام سے ہوئی ہے، جو شام کے شہر افرین سے ترکیہ آئی تھی۔ استنبول پولیس کا موقف ہے کہ ممکنہ طور پر خاتون نے جو پارسل بینچ کے نیچے رکھا اس میں مقناطیسی بم تھا، جسے ریموٹ کنٹرول ڈیوائس سے اڑایا گیا۔ ترک میڈیا کے مطابق استنبول میں گزشتہ روز ہونے والے دھماکے میں 6 افراد جاں بحق اور 53 زخمی ہوئے تھے۔ Öncelikle bugün saat 16:20 sularında افسوسناک حملے کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوان نے اپنے پیغام میں کہا کہ اس دھماکے میں ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور سزا دی جائے گی۔ Amerikan Büyükelçiliğinin taziye ترکیہ کی وزارت داخلہ نے اس دھماکے کا ذمہ دار کردستان ورکرز پارٹی اور شام کی کرد ڈیموکریٹک یونین پارٹی کو قرار دیا، تاہم اب تک کسی گروہ نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ حالیہ حملے کے بعد عالمی سطح پر اس واقعے کی مذمت کی جا رہی ہے، لیکن ترکیہ کے وزیر داخلہ سلمان سیویلیو نے امریکی مذمت مسترد کر دی ہے۔ ترکیہ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک طرف جہاں عالمی سطح پر پی کے کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے، تو وہیں پچھلے کئی سالوں سے امریکہ شام میں موجود اس گروپ کے الحاق شدہ ڈیموکریٹک فورس نامی گروہ کو ہتھیاروں کی صورت سپورٹ فراہم کرتا آیا ہے۔ ترکیہ کا الزام ہے کہ امریکہ نے شام میں داعش کے خلاف آپریشن کے نام پر کرد گروپس کے ساتھ اتحاد قائم کیا تھا، اور آج بھی ڈیموکریٹک فورس نامی جنگجو گروپ کو امریکی حمایت حاصل ہے۔ ماضی میں بھی ترکی کے صدر امریکہ کے اس اتحاد پر کئی بار تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق پی کے نامی علیحدگی پسند تنظیم ترک کردوں پر مشتمل ہے، جنہوں نے الگ ریاست کے قیام کے لیے 80 کی دہائی میں تشدد کی مہم شروع کی تھی۔ 2015 سے 2019 کے درمیان ترکیہ میں 11 بم دھماکوں میں 368 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ 2016 میں ترک صدر رجب طیب اردوان کے خلاف ہونے والی بغاوت کا ذمہ دار بھی کردستان ورکرز پارٹی کو قرار دیا گیا تھا، جس کے بعد ترکیہ نے نہ صرف ترکی میں موجود عسکریت پسند گروپ کے ممبران بلکہ شام میں ان کے اتحادیوں کے خلاف بھی آپریشن شروع کیے تھے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی کس طرح سے یہ واقعہ رونما ہوا اور اس کے بعد سے اب تک کیا کچھ ہو چکا ہے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی اس کے اندر شامل تھا ان سارے واقعات کا، ان الزامات کا جو ترکی نے لگائے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو دکھائیں۔ اب مزید ڈیٹیل جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ سینئر صحافی مجھے جوائن کر رہی ہیں استنبول سے عظمیٰ الکریم صاحبہ، انہیں ویلکم کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم عظمیٰ۔ وعلیکم السلام اسما، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ عظمیٰ، بہت شکریہ، آپ ہماری ریکویسٹ پر وقت نکال رہی ہیں پہلے تو ہمارے شو کے لیے۔ اچھا عظمیٰ، آپ چونکہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پر مقیم ہیں، اکثر ہم آپ کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے سوشل میڈیا پر جو پکچرز آپ پوسٹ کرتی ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ترکی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بڑا ہی پرامن ایک تصور جو ہے وہ ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے، اس کے شہروں کا، اس کے لوگوں کا، اس کے گلی کوچوں کا۔ لیکن انہی گلی کوچوں میں کل ہم نے خون دیکھا، انہی گلی کوچوں میں کل ہم نے زخمی دیکھے، نعشیں دیکھیں۔ میں جاننا چاہوں گی کہ آپ چونکہ وہاں پر موجود ہیں، کب آپ کو اطلاع ملی، کیا آپ کو اطلاع ملی، اور ابھی تک آپ کے پاس کیا چیزیں سامنے آئی ہیں اس دھماکے کو لے کر؟ دیکھیے، میرے خیال سے اب یہ بات تو سب کو واضح ہو ہی چکی ہے کہ 4:20 پہ یہ دھماکہ ہوا تھا، اور یہ جو لوگ استنبول آ چکے ہیں وہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو استقلال اسٹریٹ ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ آپ استنبول آئیں اور آپ استقلال اسٹریٹ نہ جائیں۔ کل ویسے بھی اتوار تھا تو لوگ، اور موسم بہت اچھا ہے آج کل کیونکہ دھوپ نکلی ہوتی ہے اور ٹیمپریچر 15 سے 18 ڈگریز کے درمیان ہوتا ہے، تو لوگ زیادہ تعداد میں جو ہے وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اور اس وقت
यानी कि अगर आप साल का नवंबर का महीना देख लें तो यहाँ पर यूरोपियन साइड से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। और वैसे भी असमा आपको तो पता है कि इस्तिकलाल स्ट्रीट इतनी ज्यादा भरी हुई होती है लोगों से कि अगर आप थोड़ी सी ऊपर खड़े होकर देखें तो सिर्फ आपको सर ही सर नजर आ रहे होते हैं। तो इसीलिए दहशतगर्दी के लिए यही जगह चुनी गई कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो और ज्यादा से ज्यादा मीडिया कवरेज भी मिले। पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानियों का तो एक अलग ताल्लुक है तुर्की के साथ, तो मेरे ख्याल से तुर्की में कुछ भी होता है, कुछ अच्छा होता है तो लगता है कि हमारा अच्छा हो गया है, और कोई भी ऐसा वाकया होता है तो हम सबको उतना ही अफसोस होता है कि जैसे हमारे अपने साथ ये हो गया है। कल जब ये धमाका हुआ उसके बाद सूरत हाल बहुत आप कह लें कि टेंस हो गई थी। मैं और मेरी फैमिली जो है हम लोग इस्तांबुल के एशियन साइड पर रहते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी मैच्योर सोसाइटी है। इस तरह के जब हालात और वाक़यात होते हैं तो लोग हिफाजती इक़दामात के तौर पे खुद ही पब्लिक प्लेसेस से थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाते हैं। तो कल शाम में हमने देखा था कि पुलिस सर्विलेंस भी बहुत बढ़ गई थी और लोग भी जो है वो थोड़े से मोहतात हो गए थे। मॉल्स में और सड़कों पे ट्रैफिक भी हमें काफ़ी कम दिखाई दिया। सी बात है कि वहां जाने वाले तमाम रास्तों को फौरन बंद कर दिया गया था, और पाकिस्तान की तरह जिस तरह मीडिया कवरेज होती है पाकिस्तान में उस तरह का यहाँ कोई सिनेरियो नहीं है, बल्कि मीडिया को भी पाबंद कर दिया गया था कि कोई भी खबर ना चलाई जाए, क्योंकि बहुत सी कयास आराइयाँ शुरू हो गई थी जख्मियों के हवाले से, जो कैजुअलिटीज हुई हैं उनके हवाले से, और कुछ 2016 की वीडियोस भी जो है वो रोटेशन में आ गई थी। तो इन तमाम चीज़ों को जो है इन्होंने सबसे टैकल किया, लेकिन आज सूरत हाल काफ़ी मामूल पर है, क्योंकि सुबह सुबह ये खबर आई कि जी उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उस खातून को, और बहुत स्पीड में उन्होंने एक्शन लिया। 21 लोग गिरफ्तार हुए जिनमें से वो खातून भी गिरफ्तार हो गई हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि माहौल थोड़ा सा बेहतर है और लोग जो है वो जिंदगी नॉर्मलाइज होती जा रही है। एक और बहुत अहम बात मैं आपको साथ में बता दूं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी का कोई भी शख्स जो है वो जख्मी नहीं हुआ है। पाकिस्तान एम्बेसी और कौंसल खाने से मुसलसल राब्ते में थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी का मुतासर नहीं हुआ है। ठीक है उस्मा, मैं बिल्कुल अभी अगला सवाल मेरा आपसे यही होने वाला था, लेकिन खैर मुझे अभी ज़रा ये बता दीजिएगा कि हमारे यहाँ तुर्की में मुसलमानों में एक ये रिवायत है, बल्कि अब तो तमाम ही मज़ाहिब के अंदर है कि किसी का भी कोई ऐसा नुकसान हो जाता है, ख़ास तौर पर जानी नुकसान अगर हो जाए तो ताज़ियत लाजमी की जाती है। ताज़ियत न की जाए तो गिला बनता है, ताज़ियत कोई करे तो उसका शुक्रिया भी अदा किया जाता है कि चले जी उसने हमारे इस नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। फिर ये क्या वजह बनी है कि अमेरिका की जानिब से जब ताज़ियत की गई है तो उसको तुर्किया ने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है? इतनी क्या नाराज़ी है इस मामले पर अमेरिका से? देखिए, ये जो गिरफ्तारी अमल में आई है, यकीनी तौर से कोई ऐसी मालूमात उनको मिली होंगी कि जिससे इतना बड़ा उन्होंने कदम उठाया है। अब जाहिर सी बात है इन मालूमात को अभी पब्लिक नहीं किया गया तो उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि एक आम सी बात है, अगर ताज़ियत ना की जाए तो अजीब बात लगती है, लेकिन कोई ताज़ियत करे तो उसके बारे में ऐसा बोलना ज़्यादा ऑकवर्ड सा फील होता है। लेकिन अगर ऐसा किया गया है और सिफारती सतह पे ऐसा किया गया है, इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से अगर ऐसी कोई बात की गई है, तो यकीनी तौर से इनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो कि अभी डिस्क्लोज नहीं की गई है। इसलिए इतना सख्त बयान और इतना सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है एक ताज़ियती बयान के ऊपर। ठीक है उज़्मा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आप बिल्कुल वजह फरमा रही हैं, क्योंकि वहाँ की हुकूमत इस पर इतने खुलकर बात नहीं कर रही है। बहुत सारी जगहों पर तो आपने कहा कि मीडिया को भी पाबंद किया गया कि इस हद तक खबर देनी है, इस हद तक नहीं देनी, और ज़ाहिर है ऐसा इसलिए किया जाता है कि मुल्क में बेचैनी ना फैले, बेअमनी ना फैले। ज़ाहिर है टूरिस्ट इतनी बड़ी तादाद में आ रहे होते हैं, वो लोग भी परेशान होते हैं, और जो फैमिलीज़ यहाँ पर रहती हैं, जो क़याम पजीर हैं, वो भी अपसेट होती हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया उज़्मा, जो मालूमात आप शेयर कर सकती थी आपने हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। उज़्मा अल करीम साहिबा जी, सीनियर सहाफ़ी इस्तांबुल से मेरे साथ मौजूद थी, हमें आगाह कर रही थी कि कल क्या वाक़या हुआ और अभी तक इस वाक़े पर क्या पेशरफ्त हो सकी है। लेकिन उन्होंने हमें ये भी बताया है कि सारे वाक़े में जो 6 अफराद जिनकी जान गई है उनमें कोई भी पाकिस्तानी नहीं था, और इस बात की तस्दीक भी कर दी गई है तुर्की में मौजूद पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से। आगे बढ़ जाते हैं जी, प्रोग्राम में बात कर लेते हैं अमेरिका में होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात की, जिनके नताइज अभी भी मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आए हैं, लेकिन डेमोक्रेट्स ने इसमें फतह हासिल की है, ये बात ज़रूर तय हो चुकी है। अभी तक के जो रिजल्ट्स हैं वो क्योंकि इसी तरह की रिजल्ट्स सामने आ रहे हैं और इसी तरह की तलात हम तक भी आ रही हैं,
खुशी भी ज़ाहिर है इस पर मनाई जा रही है, लेकिन हमेशा की तरह जो स्विंग स्टेट्स थी उन्होंने इस इलेक्शन के नताइज में अहम किरदार अदा किया है। एरिज़ोना और नेवाडा के रिजल्ट सामने आने के बाद डेमोक्रेट्स को रिपब्लिकन पर 49 के मुकाबले में 50 सीटें हासिल हो चुकी हैं। अभी भी एक रियासत का रिजल्ट आना बाकी है। रियासत जॉर्जिया में इलेक्शन का नतीजा 6 दिसंबर को सामने आएगा। अगर रिपब्लिकन उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हो भी जाते हैं तो फिर भी सेनेट में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन अरकान की तादाद 50-50 हो जाएगी, और यूँ किसी भी कानून साजी के दौरान टाई की सूरत में डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली जो नायब सदर हैं कैमला हैरिस, उनका वोट जो है वो फैसला कुन साबित होगा। यानी क्योंकि वोट तो दोनों जानिब से अगर 50-50 आ जाते हैं किसी एक कानून साजी में, तो फिर कैमला हैरिस का वोट जो है वो किस उसके हक में आता है वो काउंट होगा, वो मैटर करेगा। सेनेट में तो डेमोक्रेट्स का कंट्रोल रहेगा, लेकिन 50 अमरीकी रियासतों में रियासती हुकूमतें बनाने के लिए ऐवानी नुमाइंदगान की 435 सीटों पर किस जमात को बरतरी हासिल होती है, इसका तयन होना अमेरिका के अंदर अभी भी बाकी है। कई रियासतों में वोटों की गिनती अभी भी जारी है और फाइनल रिजल्ट आने में कहा जा रहा है कि बहुत सारे दिन लग सकते हैं। अब तक के नताइज के मुताबिक रिपब्लिकन के पास ज़्यादा सीटें हैं, और अगर यही सिलसिला रहा तो ऐसा मुमकिन हो सकता है कि अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान और सेनेट में अलग अलग पार्टी बरतरी हासिल कर लें। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका में नए कवानीन लागू करने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पहले एक जगह से मंजूरी होनी है, फिर दूसरी जगह से मंजूरी होनी है, तो ये क्या सूरत हाल बन सकती है, पहले रिपोर्ट में देख लीजिए। फिर मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद होंगे अमेरिका ही से, उनसे भी सिचुएशन समझने की कोशिश करेंगे। अमरीका में वस्त मुद्दती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी है। इलेक्शन से कबल की गई पेशगोइयों के बरक्स हुक्मरान जमात डेमोक्रेटिक्स अमरीकी सेनेट में कंट्रोल बरकरार रखने में कामयाब हो गई है। रियासत एरिज़ोना और नेवाडा के रिजल्ट सामने आने के बाद डेमोक्रेटिक्स की जीती गई नशिस्तों की तादाद 50 हो गई है, जबकि रिपब्लिकन्स के पास 49 सीटें हैं। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के नताइज 6 दिसंबर को सामने आएंगे। अगर रिपब्लिकन वो सीट जीत जाते हैं तो दोनों पार्टियों के अरकान की तादाद 50-50 हो जाएगी, लेकिन कानून साजी के दौरान टाई की सूरत में डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाली नायब सदर कामला हैरिसन का वोट फैसला कुन होगा। अमरीकी सेनेट में 50 सीटें जीतने पर डेमोक्रेटिक्स में खुशी की लहर दौड़ गई है। डेमोक्रेटिक्स की बरतरी के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि अमरीकी इलेक्शंस के नताइज पर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। एक तरफ अमरीकी सेनेट में सदर जो बाइडन की पार्टी ने कंट्रोल हासिल कर लिया है, तो वहीं अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में बरतरी हासिल करने की जंग अभी जारी है। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स को 212 नशिस्तें मिल चुकी हैं, जबकि डेमोक्रेटिक्स की नशिस्तों की तादाद 204 है। 435 अरकान पर मुश्तमिल ऐवान में बरतरी हासिल करने के लिए रिपब्लिकन्स को ऐवान में अक्सरियत के लिए मजीद 7 नशिस्तें दरकार हैं। ऐवान नुमाइंदगान और रियासती हुकूमत बनाने के लिए होने वाली वोटिंग की गिनती अब भी कई रियासतों में जारी है और हतमी नताइज आने में कई दिन या हफ्ते भी लग सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि रिपब्लिकन ऐवान में मजमूई बरतरी हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। वस्त मुद्दती इंतखाबात में अगर डेमोक्रेटिक पार्टी के मुकाबले में रिपब्लिकन ज्यादा नशिस्तें हासिल करने में कामयाब होते हैं तो ऐवान नुमाइंदगान में कानून साजी की समत का तयन करने का इख्तियार उन्हें मिल जाएगा। मुबस्सिरीन का कहना है कि ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स को बरतरी मिलती है तो ये साबिक सदर ट्रंप की भी जीत होगी। डेमोक्रेटिक्स ने वस्त मुद्दती इंतखाबात में सदर बाइडन और उनकी जमात माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, अस्कात हमल तक रसाई और असलहे पर कंट्रोल के लिए कानून साजी जैसे उमूर पर इलेक्शन मुहिम चलाती रही है, जबकि क़दामत पसंद नजरियात की हामिल जमात इन उमूर पर मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखती है। अब देखना यह है कि ऐवान नुमाइंदगान में अगर रिपब्लिकन बरतरी हासिल कर लेते हैं तो सदर जो बाइडन किस तरह अपने इलेक्शन मुहिम के दौरान किए गए वादों पर पॉलिसी साजी कर पाएंगे। सीनियर सहाफ़ी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं वाशिंगटन डीसी से फैज़ुर रहमान साहब, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम अस्मा, थैंक यू। अच्छा फैज़ साहब, आपका शुक्रिया, आप वक्त निकाल रहे हैं। फैज़ साहब, अमरीकी सेनेट की हम बात कर रहे हैं जहां डेमोक्रेट्स बरतरी बरकरार रखने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे तज्ज़ियाकार जब हमारे प्रोग्राम में भी बात कर रहे थे तो पेशगोइयाँ इसके बरक्स ही थी। आप क्या समझते हैं कि डेमोक्रेट्स के लिए सेनेट में कंट्रोल हासिल करना कितनी बड़ी कामयाबी है इस वक्त?
असल में बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। असमा देखिए, ये जो वस्त मुद्दती इंतखाबात होते हैं, इसमें पिछले कुछ चंद दौर से अदवार से ऐसा लग रहा है और होता आ रहा है कि मिड टर्म इलेक्शंस अमूमन जो सिटिंग प्रेसिडेंट हैं उनकी पार्टी वो लूज कर देती है। और क्लिंटन के साथ ऐसा हुआ, आपके ओबामा के साथ तो बहुत बुरा हुआ था, फिर इवन हमारे ट्रम्प साहब के साथ भी हुआ। उसमें होता ये है कि चूंकि 2 साल में उनकी सदारत को परखने के लिए वोटर्स के पास इतना वक्त होता है कि वो समझ सकें कि क्या इनसे गलतियां हुई हैं। तो अमूमन ये होता है कि ये तो एक्सपेक्टेशंस यही थी कि सदर बाइडेन चूंकि एक बहुत ज़्यादा मौसर सदर नहीं समझे जा रहे हैं अब तक, और कई महाज पर उनको नाकामियां हुई हैं, खुसूसन फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज पर और यहाँ की जो डोमेस्टिक इकॉनमी है उसका जो मामला है, मीशत पर। तो उसकी वजह से ख्याल ये किया जा रहा था और एक राय यही बनी हुई थी कि शायद इसमें जो दोनों ऐवान का जो कंट्रोल है वो डेमोक्रेटिक खो देगी। और आपने देखा कि ऐसा नहीं हुआ। सेनेट में तो खैर वाज़ेह तौर पर नतीजा आ गया है कि डेमोक्रेट्स के पास ही रहेगा, और ये भी बहुत ज़्यादा इम्कान है कि ऐवान नुमाइंदगान यानी जो लोअर हाउस है वो भी शायद एक बहुत ही मामूली सी अक्सरियत से डेमोक्रेटिक पार्टी के पास ही रहे। अच्छा, अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं सदर के लिए। सबसे अहम अब जो इस वक्त जो मामला है, अगर सेनेट जैसे कि इनके पास है, तो उससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो कानून साजी में जो सेनेट का रोल है, कोई भी लॉ दोनों ऐवानों की मंजूरी के बगैर पास नहीं हो सकता, और सदर उस पर साइन जब तक ना करें ज़ाहिर है वो लॉ नहीं बन सकता। तो ये जो डेमोक्रेसी है जो कि सबसे कदीम तरीन डेमोक्रेसी है इस शेप में जो डिवीजन ऑफ पावर का जो फार्मूला रखा गया है वो यही है कि किसी एक हाउस के पास, किसी एक शख्सियत के पास, किसी एक ओहदे के पास इतनी पावर्स ना आ जाएं कि वो इदारा या वो शख्सियत एक डिक्टेटर के तौर पर कौम के सामने आ जाए। तो अगर सेनेट अगर मंजूर नहीं करेगा तो ऐवान चाहे मंजूर कर ले, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन वो लॉ नहीं बन सकता। हमारे बाइडेन साहब को और डेमोक्रेटिक पार्टी को जो सबसे बड़ा इत्मीनान हुआ है सेनेट की होल्ड होने की वजह से, वो ये है कि अब अगर कोई सुप्रीम कोर्ट पर कोई वैकेंसी आती है तो उसकी मंजूरी सेनेट देता है। तो सेनेट में इनकी मेजॉरिटी होने की वजह से अब इनका जो सुप्रीम कोर्ट की जो नॉमिनेशन होगी उसको मंजूर करवाने में बाइडेन साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की जो नॉमिनेशंस हैं आसमा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि पूरी कौम का जो धारा है, कौमी धारा, वो मोड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर एबॉर्शंस का भी आपकी रिपोर्ट में जिक्र हुआ। ये जो 9 अहम नाम होते हैं जी, जो 9 जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये वो 9 शख्सियात हैं जो यहाँ की जो बहुत ही बड़े बड़े इश्यूज़ हैं इस मुल्क के, और इवन जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी, और फिर खुसूसन जो कवानीन रियासतों की सतह पर बनते हैं और आइन की जो तशरीह की जाती है, तो ये बहुत एक अहम इदारा है सुप्रीम कोर्ट। और अब तक कम से कम एक कहा जाता है कि इंडिपेंडेंट इदारा है, हालांकि उस पर भी बहुत ज़्यादा सियासत है, क्योंकि रिपब्लिकन जजेस अलग हैं, डेमोक्रेटिक जजेस अलग हैं। इस वक्त रिपब्लिकन जो नॉमिनेटेड जजेस हैं उनकी तादाद उसमें वहाँ पर ज़्यादा है। तो लेकिन अब अगर कोई वैकेंसी निकलती है आइंदा 2 साल में, तो बाइडेन साहब के पास इस बात का पूरा इख्तियार है कि न सिर्फ ये कि वो अपने मर्जी का नॉमिनेट करें, बल्कि चूंकि सेनेट उनकी साइड पर है तो इस बात का कभी इम्कान है कि वो शख्सियत बाकायदा अप्रूव होके सुप्रीम कोर्ट पर बैठ सकती है। उससे आपका एक जो कौमी धारा अगेन मुख्तलिफ सिंध पे जा सकता है। यही हाल ऐवान नुमाइंदगान में होगा, जहाँ पर ऐवान नुमाइंदगान का मसला ये है कि अगर वहाँ इनको अक्सरियत नहीं होती है तो फिर इनकी जो नॉमिनेशंस हैं, बहुत सी जो एम्बेसडोरियल नॉमिनेशंस हैं, कैबिनेट लेवल नॉमिनेशंस हैं, वो सारी की सारी रुकी रहती हैं। और अभी बहुत सी ऐसे वैकेंसीज हैं अभी भी जो पाइपलाइन में हैं, और जिसको बहुत से जो खुद आपके रिपब्लिकन सेनेटर्स ने और रिपब्लिकन मेंबर्स ऑफ कांग्रेस ने उसको होल्ड किया हुआ है। तो ये टेक्निकल बातें हैं, मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहता तफसीलात में, लेकिन बहरहाल ये बाइडेन साहब के लिए और हमारे अपने रीजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि सॉरी कता कलामी की माफ़ी, लेकिन आपने टेक्निकल बातों का जिक्र किया, तो मैं ये समझना चाह रही हूँ कि अभी भी एक रियासत बाकी है ना सर, जॉर्जिया, जहाँ का नतीजा कहा जा रहा है कि 6 दिसंबर को आएगा।
अगर वो सीट जो है वो रिपब्लिकन्स को मिल जाती है तो फिर तो दोनों की नशिस्तें बराबर हो जाएंगी। तो फिर इसमें जो वहाँ के एक प्रेसिडेंट के अंदर जो काम कर रहे होते हैं उनका किरदार बड़ा ज़्यादा अहम हो जाता है, जैसे कैमला हैरिस हैं। तो फिर उनके बारे में बताइएगा कि अगर उनका वोट जिसकी तरफ होगा उसको माना जाएगा, चाहे प्रेसिडेंट उस कानून को ना भी बनाना चाह रहे हो, क्या क्या सिनेरियो रहेगा, फिर क्या सूरत हाल होगी? जी हाँ, देखिए अच्छा सवाल है और मैं थोड़ा सा इसको कंफर्म कर लूँ। मेरा अपना ख्याल ये है कि इस वक्त जो है आपकी इनको अक्सरियत हासिल हो चुकी है। हमारे यानी इनके इस वक्त 50 सेनेटर्स बन चुके हैं इस वक्त राइट नाउ। सेनेट यानी इस वक्त जो पोजीशन है वो 50 डेमोक्रेट्स आ चुके हैं और 49 जो हैं इस वक्त वो हैं। और अगर फर्स्ट रिपब्लिकन्स हैं। जी हाँ, रिपब्लिकन्स हैं। और अगर ये डेमोक्रेट्स जॉर्जिया की सीट जीत जाते हैं तो इनकी 51 हो जाएगी और उसके बाद इनको जैसे कि आपने फरमाया कि वाइस प्रेसिडेंट के वोट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वाइस देखिए जैसे हाउस में स्पीकर होता है ना, तो यहाँ जैसे हमारे पास पार्टी में चेयरमैन ऑफ सेनेट है, तो यहाँ के जो चेयरमैन ऑफ सेनेट है वो हमेशा वाइस प्रेसिडेंट होता है मुल्क का। उसकी जो हैसियत है वो चेयरमैन ऑफ द सेनेट है और चेयरमैन ऑफ द सेनेट उस वक्त वोट डालता है जबकि दोनों जमातों में टाई हो जाए। तो इस वक्त है वो टाई की कैफियत ऐसी है कि अगर जॉर्जिया की सीट रिपब्लिकन्स जीत जाते हैं तो फिर टाई हो जाएगी, और अगर दोबारा डेमोक्रेट्स के पास आ जाता है तो उसका मतलब ये होगा कि उनकी अक्सरियत और बढ़ जाएगी और ज़ाहिर है कि कानून साजी में और उसमें उनकी एक बेहतर पोजीशन बन सकती है। फिर वो बेहतर पोजीशन में आ सकते हैं, लेकिन नायब सदर का किरदार फिर उसमें बड़ा अहम हो जाता है अगर जॉर्जिया का रिजल्ट आने के बाद वाक़तन टाई हो जाता है और यहाँ पर रिपब्लिकन्स को बढ़तरी हासिल हो जाती है इस इलेक्शन के अंदर, वरना तो दोनों के दरमियान टाई हो जाएगा 50-50 सीटों से और उसमें कैमला हैरिस का नायब प्रेसिडेंट जो हैं उनका किरदार बड़ा अहम हो जाएगा। हमें समझा रहे थे ये सारी टेक्निकल चीज़ें फैज़ुर रहमान साहब वाशिंगटन DC से मेरे साथ मौजूद थे। जी सीनियर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए, आपके तज्ज़िये के लिए, ख़ास तौर पर हमें ये सारी चीज़ें समझाने के लिए कि किस तरह से ये सिस्टम जो है अमेरिका के अंदर काम कर रहा होता है और अब आगे क्या हो सकता है, जॉर्जिया का रिजल्ट कितना अहम है। बहरहाल जी, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल दोबारा आपसे मुलाकात कर रहे होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।